जय हिंद छात्रों। आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है समासाह। समास पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। समास हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी होता है। जब हम संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद करते हैं या कोई स्टोरी इत्यादि लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि लंबे लंबे पद लिखने पड़ते हैं। तो लंबे लंबे पद लिखने से बहुत ही बड़ा पैराग्राफ बन जाता है। समास क्या करता है, उन बड़े बड़े पदों को छोटा करता है। आइए समास क्या होता है, किस प्रकार से समास बनता है, परिभाषा देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए ये समास पद बना कैसे है। समास पद में सम उपसर्ग है और अस धातु है और घय प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग में जब अस धातु मिली तो और घय प्रत्यय बना तो बढ़ती होकर के यहां बना समास। समास कहते किसे हैं, इसके लिए कहा गया है सम सनम समास है। समय सनम, ध्यान दीजिए ये यहां पर लिखा हुआ है सम सनम। सम सनम का तात्पर्य होता है इकट्ठा कर देना, एक जगह कर देना, संक्षिप्त कर देना। तो समास का मतलब हुआ एक जगह कर देना, संक्षिप्त कर देना या छोटा कर देना। इसी को हम कहते हैं संक्षिप्तीकरणम समास है। दूसरी परिभाषा है, पहली परिभाषा थी सम सनम समास अर्थात मिला देना और छोटा कर देना। संक्षिप्तीकरणम समास है, संक्षिप्त कर देना अर्थात छोटा कर देना। एकीभवनम समास है, एकीभवनम अर्थात एक कर देना। तो यहां पर परिभाषा इन तीन पदों को पढ़ने से हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि समास हम उसे कहेंगे जो दो या दो से अधिक पद होंगे उनको एक कर देगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो परिभाषा लिखने की मुझे शायद आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। सम सनम समास है, संक्षिप्तीकरणम समास है, एकीभवनम समास है अर्थात दो या दो से अधिक पद जिनमें आपस में संबंध हो, उन संबंध पदों को एक कर देना। कैसे कर देना, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे राज्ञ पुत्र, यहां पर दो पद लिखे हुए हैं, एक है राज्ञ, एक है पुत्र। इन दोनों को एक जगह करके हम बनाएंगे राजपुत्र। ये एक पद बन गया, ये समस्त पद हो गया। और समस्त पद अर्थात मिला हुआ पद। तो हमारे पास में दो पद थे अलग अलग, एक था राज्ञ, एक था पुत्र। ये दोनों पद जो है ये अलग अलग थे। इन दोनों पदों को समास के द्वारा हमने एक कर दिया और यहां पर बना राजपुत्र। एक अन्य उदाहरण देकर के मैं और स्पष्ट करता हूं। जैसे राज्ञ पुत्र नद्याः तटे अस्ति। राजा का पुत्र नदी के तट पर है, यह वाक्य है। इस वाक्य में राजा का पुत्र से संबंध है, नदी का तट से संबंध है, लेकिन दोनों पदों को हमने अलग अलग लिखा है। समास क्या करता है, इन लंबे लंबे पदों को, इन बड़े बड़े पदों को एक कर देता है। तो यहां पर समास करके और राज्ञ पुत्र को मिलाकर के राजपुत्र बनेगा। अब ये बना कैसे राजपुत्र है, ये हम जब समास पढ़ेंगे, समास के जब हम भेद पढ़ेंगे
कि कितने समास होते हैं, किस समास में कौन सा प्रधान होता है। जब हमें पता लगेगा इस राज्य पुत्र का राजपुत्र कैसे बना, फिलहाल आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर ये दो पद थे और समास के द्वारा इन दोनों पदों को एक कर दिया गया और राज्य पुत्र का बना राजपुत्र। या इसी प्रकार नद्या तटे, यहाँ पर दो पद है, इन दोनों पदों को एक करके यहाँ पर किया गया नदी तटे और अस्थि यथावत आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा पद था, बड़ा वाक्य था, उन बड़े वाक्य को एक छोटा वाक्य कर दिया। केवल जो 5 पद का जो वाक्य था उसको समास के द्वारा हमने 3 पद में कर दिया। अस्थि ऐसा का ऐसा था। इस प्रकार से केवल मैंने ये उदाहरण आपको जो बताया है केवल 2 पद का बताया है। 2 से ज्यादा भी पद होते हैं उनको भी एक कर दिया जाता है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए, दशानन, यहां पर एक पद है दशानन, ये समास किया हुआ पद है। आपको पता है पहले इसका विग्रह क्या था? ये समास जो था ये कितना बड़ा था, इसका जो विग्रह था वो कितना बड़ा था, ध्यान दीजिए, 10 आननानि यस्य स। अब देखिए आप कितने पद हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पद थे और कितना बड़ा वाक्य हो गया था। किसी को हमें कहना है कि इसके 10 सिर है तो हम क्या कहेंगे, 10 आननानि यस्य स। कितना बड़ा वाक्य हो गया। समास क्या करता है, इन बड़े बड़े पदों को छोटा रूप देता है। समास कहता है कि आप इतना बड़ा वाक्य मत बोलिए, आप उसको केवल ये बोलिए दशानन। तो हमें बुलाना है कि दशानन आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, दशानन आगच्छति। तो स्पष्ट है ये कि केवल 2 पद ही नहीं, 2 या 2 से ज्यादा पद हो, उन पदों को जब एक किया जाता है और एक ही बहुवचन संक्षिप्त किया जाता है, उसी प्रक्रिया को समास कहते हैं और ये कार्य समास करता है। अब समास में क्या होता है, 2 प्रकार के विग्रह होते हैं। अब विग्रह क्या होता है, प्रश्न उठता है, विग्रह क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। ध्यान दीजिए, विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। विग्रह का मतलब होता है कि समस्त पद जो है, जो इकट्ठा पद है उसको तोड़ना, उसी को क्या बोलते हैं, विग्रह। ये विग्रह जो होता है ये 2 प्रकार से होता है। ये जो विग्रह होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लौकिक विग्रह, एक तो होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। 2 प्रकार का विग्रह होता है, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का तात्पर्य होता है वह विग्रह जो लोक में प्रचलित हो, अर्थात जिसे हम सामान्य बोलचाल भाषा में प्रयोग में लेते हैं। जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा था राजपुत्र, इसका लौकिक विग्रह जब हम करेंगे तो लौकिक विग्रह होगा इसका राज्यपुत्र। ये इसका हो गया लौकिक विग्रह। और एक होता है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं? अलौकिक विग्रह में क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि राज्य में कौन सी विभक्ति लगी थी, कौन सा प्रत्यय लगा था, इसको बोलते हैं अलौकिक विग्रह। यानी व्याकरणिक ज्ञान जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे मैं कहूं कि ये राज्य कैसे बना, तो आप कहोगे कि राजन शब्द था मूल, उसमें नस प्रत्यय लगाया। पुत्र कैसे बना, मूल शब्द था पुत्र और पुत्र में सु विभक्ति लगी, जो हमने पहले पढ़ा था सुवजस अमोर्सस। तो ये हो गया अलौकिक विग्रह। अर्थात मूल शब्द से धातु प्रत्यय इत्यादि बताना, वो तो होता है अलौकिक विग्रह। और इन सब को बनने के बाद में जो बनता है
जो लोक में प्रचलित होने के लिए तैयार है, उसको कहते हैं लौकिक विग्रह। तो हमें राजपुत्र का जो लौकिक विग्रह होता है वो होता है राज्यपुत्र, और अलौकिक विग्रह जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे वो बना पद है, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। तो इस बात का ध्यान रखना आप, समाज जब हम करेंगे उसमें लौकिक विग्रह होता है, अलौकिक विग्रह जो है वो नहीं होता है। अलौकिक विग्रह तभी पूछा जाता है जब ये पूछा जाए कि राज्य कैसे बना, पुत्र कैसे बना। इस प्रकार से ये स्पष्ट है। अब हम देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार पढ़ते हैं। समास कितने प्रकार का होता है आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, कक्षा 6 से समास शुरू हो जाते हैं लगभग, और उसमें बताया गया है कि समास 5 प्रकार के माने जाते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। समास के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है केवल समास। पहला प्रकार होता है केवल समास। इसकी परिभाषा देखते हैं केवल समास की। मैं अभी केवल आपको 5 समासों के नाम, उनकी परिभाषा बताता हूं, फिर हम लोग एक एक समास लेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे और समझेंगे कि इस समास में क्या होता है। केवल समास किसे कहते हैं? केवल समास के बारे में कहा गया है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। इस पंक्ति को अगर आपने समझ लिया तो आप संपूर्ण केवल समास को समझ जाओगे। पहली बात तो यह कि केवल समास लोग व्यवहार में प्रचलित होने वाले पदों में नहीं आता है। इसका प्रयोग लगभग नगण्य हो चुका है। केवल इसके इक्के दुक्के उदाहरण हमें मिलते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। केवल समास की परिभाषा में लिखा हुआ है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, अर्थात जो तत्पुरुष में होता है, बहुब्री में होता है, अन्य समासों में जो संज्ञा पद होता है, इस प्रकार का कोई संज्ञा पद इसमें नहीं आता है। जैसे राम है, श्याम है, कृष्ण है, ये क्या है? ये संज्ञा पद है। इन संज्ञा पदों से मुक्त होता है ये, अर्थात इन संज्ञा पदों का इसमें प्रयोग नहीं होता। लिखा हुआ है यहाँ पर विनिर्मुक्त है, विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, अर्थात राम, कृष्ण, इस प्रकार की जो संज्ञाएं होती है, इस प्रकार की संज्ञा इसमें नहीं आती है, इनसे मुक्त होता है, उसी को कहते हैं केवल समास। नाम भी है इसका केवल, अर्थात इसके इक्के दुक्के उदाहरण मिलेंगे आपको। कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? एक तो आपको मिलेगा इसका भूतपूर्व। देखिए इसमें कोई संज्ञा नहीं है, भूतपूर्व ये वेदों में चलते थे और वहां यहाँ इनका प्रयोग होता था। इसका समास विग्रह होता है पूर्वम भूत, भूतपूर्व। ऐसे ही वागर्था व्युव, इसका समास विग्रह होता है। आप ध्यान दीजिए, इसमें संधि भी है, अयादि संधि है। हमने अयादि संधि पढ़ी थी, वहां पढ़ा था कि औ के स्थान पे आवादेश हो जाता है, तो समास विग्रह होगा इसका वागर्तौ इव। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वाला जो उदाहरण है भूतपूर्व है, इसमें केवल उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा क्या होती है? जिस पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है वो पद पहले आता है। तो यहां पर क्या हुआ कि पूर्व शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने से पूर्व पहले आ गया और समाज विग्रह हुआ पूर्वम भूत, और ये बन गया भूतपूर्व। ऐसे वागर्ता में उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई तो केवल यहां दोनों को अलग कर दिया। अलग कर दिया तो पहले जुड़ा हुआ था, वो जो संधि से जुड़ा हुआ था, अब संधि विच्छेद किया उसका, तो ये बन गया वागर्तौ इव। इसका मतलब हुआ वाक, वाक यानी वाणी, अर्थ,
वाक, वाणी और अर्थ के समान, कोई संज्ञा पद नहीं है। तो ये अधिकांश ये 2 उदाहरण केवल समास में मिलते हैं। अब आइए दूसरा समास देखते हैं। दूसरा समास जो है वो माना जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, नाम से ध्यान पड़ रहा है अव्ययी, अर्थात इससे बना हुआ जो पद है वो अव्यय कहलाएगा। अब अव्यय क्या होता है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद न वेति तद अव्ययम्। अर्थात त्रिषु लिंगेषु समानम, तीनों लिंगों में समान होता है। सदृशम, एक समान, चाहे पुल्लिंग में आप उसका प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग में करो, चाहे नपुंसक में करो, तीनों लिंगों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, विभक्तियां कितनी होती है? 7 विभक्तियां होती है। 7 विभक्तियों में आप उस पद को कहीं भी रख दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वासु च विभक्तिषु, और वचनेषु च सर्वेषु, तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में, अर्थात कहीं भी उस अव्यय पद को आप रख दीजिए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसका स्वरूप ऐसा का वैसा बना रहता है, उसे हम कहते हैं अव्यय। तो ये अव्ययी भाव समास जो है ये क्या करता है? 2 या 2 से अधिक जो पद हैं जिनको हम मिलाएंगे उनको ये क्या करेगा? अव्यय बना देगा। फिर आप उसको कहीं भी रख सकते हो। तो इसका नाम से ध्यान में पड़ रहा है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा बताई गई है, प्रायः पूर्व पद, प्रायः पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। प्रायः पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिए, पूर्व पद प्रधान, 2 पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब देखिए, उप और कृष्णम, यहां मैंने लिखा है उपकृष्णम। यहां पर पूर्व पद क्या है? उप, और उत्तर पद क्या है? कृष्णम। तो परिभाषा में बताया गया है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, यानी पूर्व पद इसमें प्रधान होगा। अब बताओ, उपकृष्णम में पूर्व पद क्या है? ये उप है, ये प्रधान होगा इसमें। अब क्यों होगा प्रधान? मैं बताता हूं। ये कृष्ण किसी का नाम है, कृष्ण एक संज्ञा है, किसी का नाम है। हमारे सामने पद है उपकृष्णम। अब देखो, इसका समास विग्रह जब हम करेंगे अव्ययी भाव समास में, तो उसका समास विग्रह होता है, उप का मतलब होता है समीप, और कृष्णम का मतलब होगा कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। एक वाक्य लेते हैं, उपकृष्णम हतः। अगर मैं यहां बोलूं कि कृष्ण मत है, तो यहां पर बनेगा कि कृष्ण को मारा गया, कृष्ण को मारा गया। अब किसने मारा? कृष्ण को मारा गया। अगर मैं कहूं केवल कि कृष्ण को मारा गया, यहां कृष्ण मत लिखते हैं तो, लेकिन मैं लिखूं उपकृष्ण मत है, तो इसका अर्थ बनेगा कृष्ण के समीप वाला मारा गया। तो यहां पर प्रधानता किसकी है? उप की। उस अर्थ को परिवर्तन किसने किया? उप ने। तो ये पूर्व पद जो है उप, इसके कारण से अर्थ का परिवर्तन हो गया, इसलिए यहां पर बना कृष्ण के समीप वाला मारा गया। तो अव्ययी भाव समास में प्रधानता किसकी हुई? पूर्व पद की। और ये जो पूर्व पद होता है अव्ययी भाव समास में, ये या तो होता है उपसर्ग या फिर होता है अव्यय। अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद आपको मिलेगा
या तो उपसर्ग या फिर मिलेगा अव्यय। और ये जितने भी पद हैं जो भी भाव समास में पूर्व पद में आएंगे और उत्तर पद में जुड़ने के बाद में ये पूरे पद को अव्यय बना देगा, फिर आप उसको कहीं भी रख दो। तो निश्चित रूप से इसकी परिभाषा में आपको अव्यय भाव समास समझ में आ गया होगा कि इसका क्या तो काम है और ये किस काम में आएगा। यहां लिखा हुआ प्राय, इसका अर्थ मैंने नहीं बताया, वो पूरा बता दिया आपको। पूर्व पद, समझ गए? पूर्व पद का मतलब उप प्रधान होता है। प्रधान क्यों हुआ? अर्थ को परिवर्तन कर दिया। कृष्ण मध्य, कृष्ण को मारा गया और लगा दिया कृष्ण के पास वाला मारा गया, पूरा अर्थ परिवर्तन कर दिया। इसलिए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ये जो पूर्व पद होता है ये या तो आता है उपसर्ग या मिलेगा आपको अव्यय। उपसर्ग 22 होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं, उनमें से एक आएगा यहां पर, या फिर कोई अव्यय पद आएगा और उनको मिला करके ये स्वयं क्या कर देगा, उसको अव्यय बना देगा। तो तीसरा जो समास होता है उस पर चलते हैं। अव्यय भाव समास के बाद में तीसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसके पहले देखिए अव्यय भावन में ये जो प्राय पद है ये बहुत सारी जगह आता है। ये यहां भी आएगा, तत्पुरुष में भी आएगा। प्राय, उत्तर पद, प्रधान, तत्पुरुष समास। इस प्राय का मतलब होता है, देखो यहां भी आ रहा है, तत्पुरुष में भी आ रहा है, अव्यय भाव में भी आ रहा है, आगे भी आएगा। इसका तात्पर्य होता है कि वैसे तो पूर्व पद प्रधान में अव्यय भाव समास होता है प्राय। प्राय का मतलब होता है 100 में से 99 जगह, यानी ज्यादातर जगह जो है वो अव्यय और उपसर्ग आएगा, वहीं पर जो है पूर्व पद प्रधान होगा जहां वहां अव्यय भाव होगा। लेकिन 1% जगह कुछ अपवाद आपको इससे भी मिलेंगे जहां पर पूर्व पद प्रधान भी नहीं है फिर भी अव्यय भाव समास हो रहा है, वहां एक विशेष अपवाद होता है, अलग सूत्र से लगता है। इसलिए आपको 100% ये नहीं मानना है कि सब जगह ही होता है, लेकिन 1% जगह केवल ऐसा होता है कि जहां पर नहीं होता है। 99% जगह जो है पूर्व पद प्रधान होने पे ही अव्यय भाव समास होता है, इसलिए यहाँ पर ये प्राय शब्द लगाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास नाम से पता पड़ रहा है तत्पुरुष। तत् जो है तत्पुरुष यानी उसका पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्राय उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान, ध्यान दीजिए, अव्यय भाव समास में पूर्व पद होता था प्रधान और तत्पुरुष समास में होगा उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद का मतलब दूसरे वाला पद, जो अंतिम वाला पद है वो। जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र गच्छति, राजपुत्र जाता है, तो इसका समास हम विग्रह करेंगे तो बनेगा राज्ञ पुत्र गच्छति। अब बताइए जाने वाला कौन है? जाने वाला कौन है? जाने वाला है पुत्र। तो कौन सा पद प्रधान हुआ? पुत्र हुआ। वो पुत्र जो जा रहा है उसके बारे में तो केवल राजा ये बता रहा है कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा रहा है। अरे वो पुत्र जा रहा है। कौन सा पुत्र जा रहा है? बहुत सारे पुत्र हैं, तो कहा गया कि राजपुत्र जा रहा है। भाई कौन सा पुत्र जा रहा है? राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र जा रहा है। तो जाने वाला कौन है? मुख्य कौन है? पुत्र। पुत्र को केवल यहां बताया गया कि राजा का पुत्र है। इसलिए तत्पुरुष समास में जो है वो उत्तर पद प्रधान होता है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से पुनः देखते हैं। अयोध्या या, मैं ऊपर लिख देता हूं, अयोध्या या राजा, अयोध्या या राजा गंगा तटे विप्राय
स्वहस्ताभ्याम गाम ददाति। अयोध्या का राजा गंगा नदी के तट पर ब्राह्मण के लिए अपने हाथों से गाय देता है। अयोध्या का राजा गंगा नदी के तट पर ब्राह्मण के लिए अपने हाथों से गाय देता है। यहां पर क्रिया है, ध्यान दीजिए, देने वाला को ददाती, ददाती यानी देता है। कौन देता है? राजा। राजा गाय देता है। किसको देता है? विप्र को, ब्राह्मण को। कहां पर देता है? गंगा नदी के तट पर। कैसे देता है? अपने हाथों से उसकी रस्सी पकड़ा देता है उसको। तो देने वाला कौन है? राजा। अब यहां पर तत्पुरुष समास होगा इन दोनों में। यहां पर मैंने लौकिक विग्रह में लिखा है अयोध्या का राजा। ये अयोध्या क्या है? ये उसका पूर्व पद है। तो यहां पर प्रधान कौन हुआ? राजा। अब किसी ने पूछ लिया कि कौन सा राजा दे रहा है भाई? पंचवटी का दे रहा है, उज्जैन का दे रहा है, जयपुर का दे रहा है, कहां का दे रहा है राजा? तो कहा गया अयोध्या का दे रहा है। तो ये केवल संबंध बता रहा है यहां पर कि ये जो राजा है वो कहां का है? अयोध्या का है। लेकिन प्रधान तो राजा ही है, देने वाला तो राजा ही है। तो जो प्रधान होता है और उत्तरपद जहां पर प्रधान होगा उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। स्पष्ट है? तीसरा समास होता है तत्पुरुष के बाद में। हाँ, एक बात हो, ये जो तत्पुरुष समास होता है, इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और दूसरा भेद होता है द्विगु समास। इस तत्पुरुष समास के दो भेद भी होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्म को धारण करने वाला, अर्थात कर्म धारयति कर्मधारय। यहां पर क्या होता है? विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। देखो, पद तो उत्तरी प्रधान होगा, जैसे नील कमलम, नील कमलम, नीला कमल। तो प्रधान के कमल, नीला भी हो सकता है, अन्य वर्ण का भी हो सकता है। श्वेत पंजिका, श्वेत युतकम अर्थात सफेद शर्ट पहननी, तो शर्ट का वर्ण अलग अलग हो सकता है, श्वेत युतकम का वर्ण अलग अलग हो सकता है। पेन, लेखनी, श्वेत लेखनी, इसका वर्ण है श्वेत। यहां पर दूसरा भी हो सकता है, रक्त भी हो सकता है, रक्त लेखनी, रक्त वर्ण लेखनी, श्वेत वर्ण लेखनी। मिर्च, मरीचिका, काली मिर्च, कृष्ण मरीचिका, काली मिर्च, हरी मिर्च, हरित मरीचिका, लाल मिर्च, रक्त मरीचिका। है तो मिर्ची, मुख्य क्या है? उत्तर पद क्या है? मरीचिका, लेकिन अलग अलग है। कोई काली मिर्च है, कोई हरी मिर्च है, कोई लाल मिर्च है। ये जो काली, लाल और हरी है, ये तीनों के तीनों उस मरीचिका के, उस मिर्च के क्या है? विशेषण है। तो जहां पर विशेषण और विशिष्य आएगा, उत्तर पद प्रधान तो होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वहां तो कोई संदेह नहीं है, नास्ति तत्र संदेह है। किंतु यत्र पूर्व पद प्रधान नास्ति, अर्थात यहां पर जो विशेषण आएगा और विशिष्य आएगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा, वहां तत्पुरुष नहीं होगा। जहां पर विशेषण और विशिष्य आएगा और उत्तर पद प्रधान होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। जहां विशेषण विशेष्य नहीं आएगा तो केवल उत्तर पद प्रधान होगा, वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा उपमान और उपमेय जहां पर आता है,
वहां पर भी क्या होता है, कर्मधारय समास होगा, यानी तत्पुरुष का ही भेद हो। यहाँ पर भी उपमेय प्रधान होता है। मुखम सब तथा बाती यथा राजती चंद्रमा, हम अलंकार में पढ़ते हैं उपमा अलंकार में, उसमें क्या होता है, एक आता है उपमान, एक आता है उपमेय। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है। आज तो तुम्हारा मुख ऐसे लग रहा है जिससे चंद्रमा से शोभित हो रहा है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी। और ध्यान रखना, उपमा हमेशा उपमेय से सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे की जाती है। आज तो तुम्हारा मुख गधे के समान लग रहा है, यहां पर उपमा अलंकार नहीं है, यहां पर उपमा उपमेय नहीं होगा। उपमान हमेशा उपमेय से सर्वश्रेष्ठ होता है। नील कमलम नयन कमलम, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान लग रहा है, यहां पर जो मुख है, क्योंकि चंद्रमा को बहुत ही सुशोभित और हमारे सभ्य इस लोक में एक बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है चंद्रमा को, इसलिए चंद्रमा उपमान हो जाएगा और मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। लेकिन मुख्य क्या है, मुख्य मुख्य है, तो उत्तर पद तो वो हो गया, मुख प्रधान है। लेकिन जहां पर उपमा और उपमेय के द्वारा उत्तर पद प्रदान होगा, वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा आपको। ये विशेषण विशेष्य में हो गया, उपमान उपमेय में हो गया। जैसे उपमान उपमेय में आपको उदाहरण देता हूं, एक सिंह पुरुष, सिंह पुरुष आ रहा है, सिंह पुरुष आ रहा है, क्या मतलब हुआ, सिंह के समान पुरुष आ रहा है। अर्थात पुरुष सिंह तो हो नहीं सकता, सिंह पशु है, पुरुष मानव है। लेकिन सिंह की जो दहाड़ होती है, सिंह जिस वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वो उस पुरुष में वीरता है, वो वीर है। इसलिए हमने कहा कि वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो सिंह के समान है। इसलिए हमने उसको क्या उपमा दी, सिंह की उपमा दी। तो वहां पर क्या हुआ, एक आ गया विशेषण, वो एक आ गया उपमान, एक आ गया उपमेय। तो प्रधान क्या है, वो पुरुष ही आ रहा है, आने को तो पुरुष ही आ रहा है, लेकिन उपमान हमने दे दिया उसको सिंह का, तो यहां पर उपमान और उपमेय हो गया। इसलिए यहां पर कर्मधारय समास होगा। तो तत्पुरुष समास के दो भेद हो गए, एक हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य आता है, उपमान और उपमेय आता है। और दूसरा समास होता है द्विगु समास। उसी, अब ज्यादा समझने की इसको आवश्यकता नहीं है, विशेषण विशेष्य भी आएगा और उपमान उपमेय भी आएगा। संख्या अगर पहले आ गई तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, यहां पर लिखा हुआ संख्या पूर्व, अर्थात संख्या पहले आएगी, उसमें द्विगु समास होगा। कैसे, जैसे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारे। द्विगु से नाम से पता पड़ रहा है, द्विगु अर्थात समूह है, एक जगह कर देना। पंचानाम वटानाम समाहारे, ऐसे ही पंचनगरी, षडनगरी, इनमें क्या आ रहा है, पहले संख्या आ रही है। तो यहां पर भी उत्तर पद ही है प्रधान, तो मुख्य पद तो वटी है, लेकिन पूर्व में क्या आ रहा है, संख्या आ रही है। यहां भी करने को तो विशेषण विशेष्य हो रहा है, क्योंकि वट है, बोले कितने, बोले पंचानाम, 5 वट, तो विशेषण विशेष्य हो रहा है। लेकिन विशेषण विशेष्य में भी अगर संख्या पहले आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होगा, और संख्या पहले नहीं आए, विशेषण विशेष्य आए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ये तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। ये 3 समास हो गए। चौथा समास है बहुब्री समास। मैं इसको कटा करके ऊपर लिखता हूं। चौथा समास जो है, चौथा समास है तत्पुरुष के बाद में जो चौथा समास आएगा वो आएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास,
बहु यानी बहुत ज्यादा, और व्री यानी चावल। बहुत ज्यादा चावल है जिसके पास। अब हर व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा चावल हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अन्य व्यक्ति है जिसके पास में ये सारे खाद्य में ये बहुत सारे चावल है, तो अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि होगा। प्राय अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास, यानी पदी अन्य पद प्रधान हो, अर्थात किसी तीसरे पर नाम जाए। जैसे मैं कहूं 10 आनंद, 10 सिर वाला आ रहा है। अब सामान्य मनुष्य के 10 सिर है नहीं, तो यहां पर अर्थ कहां गया? तो अन्य पद प्रधान, कोई अलग ही व्यक्ति है जिसकी ये सब कुछ है। मैं कहूं चतुर्मुख, 4 मुख वाला, तो अन्य पद प्रधान हो गया। ध्यान रखना यहां पर दिगु नहीं होगा। आपको भी संख्या पहले आ रही है, दिगु कर दो, संख्या पहले आ रही है, लेकिन पद भी अलग जा रहा है। अन्य पद प्रधान होना चाहिए। 4 मुख है जिसके अन्य पद जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, जहां पर अन्य पद प्रधान होगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दशानन, 10 आननानि यस्य स। 10 आनन बोलते मुख को, 10 मुख है जिसके, तो यहां पर कोई अन्य पद प्रधान जा रहा है। किसके हैं 10 मुख? वो 10 सिर किसके हैं? माफ करना, 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो रावण है। दशानन, आनंद, आनंद अर्थात सिर, 10 सिर जिसके हैं वो हो गया रावण। ऐसे चतुर्मुख, चतुर्मुख है, 4 मुख है जिसके, चत्वारि मुखानि यस्य स। एक सामान्य पुरुष के, सामान्य मनुष्य के 4 मुख नहीं होते हैं, एक ही मुख होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति है जिसके 4 मुख है, तो अन्य अर्थ गया। अन्य अर्थ जाने के कारण से ये अन्य पद प्रधान हो गया। और 4 मुख जिसके हैं? ब्रह्मा। तो चत्वारि मुखानि यस्य स ब्रह्मा चतुर्मुख। तो यहां पर अन्य पद प्रधान हो गया। जहां पर अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। और 5वां समास आता है, इसको हटाकर मैं 5वां समास लिख रहा हूं। 5वां समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है 5वां, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? प्रायः परिभाषा देखते हैं। प्रायः इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्रायः द्वंद्व पद प्रधान अर्थात पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान भी और उत्तर पद प्रधान भी, अर्थात द्विगु, द्वंद्व पद प्रधान, द्विगु, द्वंद्व। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे विचलित हो जाए छात्र। द्विगु और द्वंद्व एक जैसा नाम है, तो ध्यान रखना। द्विगु समाज जो होता है वो संख्या पहले होने पर होता है, और द्वंद्व समाज जो होता है वो दोनों पद प्रधान होने पर होता है। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माता जय और पिता जय, माता पितरों। अब इसमें माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, दोनों ही प्रधान है। तो जहां पर माता भी प्रधान है, यहां पर पिता भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास हुआ। एक अन्य उदाहरण देखते हैं।
रामश्च लक्ष्मणश्च। तो यहां पर बनेगा राम लक्ष्मणों। तो यहां पर भी राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। तो जहां पर उभय पद प्रधान होता है, पूर्व और उत्तर पद प्रधान मतलब उभय पद प्रधान। उभय का मतलब है दोनों तरफ वाले। उभय पद प्रधानम द्वंद्व समास है। यहां मैंने 3 पद लिखे हैं कि द्वंद्व प्रधान होता है, वहां द्वंद्व होता है, अर्थात पूर्व और उत्तर पद प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य उभय पद प्रधानम द्वंद्व है। तो हमने 5 समास पढ़े, अभी केवल हमने परिभाषा पढ़ी है। अब हम एक एक समास को लेंगे और पढ़ेंगे। परिभाषा मैं आपको पुनः स्मरण करा देता हूं। हमने पढ़ा संसरम समास अर्थात छोटा करना ही समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरणम समास, एक बहुवचन समास। समास में 2 प्रकार के विग्रह होते हैं, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। जो लोक में प्रचलित होता है वो लौकिक विग्रह कहलाता है, जैसे राज्य पुत्र है, राजपुत्र है। और जो विभक्ति प्रत्यय इत्यादि से हम बताते हैं उसे कहते हैं अलौकिक विग्रह। समस्त पद एक जगह हुआ पद उसको कहते हैं। और विग्रह के बाद भी समास 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला होता है केवल समास, उसमें कहा गया है कि विशेष संज्ञा विलीन मुक्त है केवल समास। किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है उसे केवल समास कहते हैं। वेदों में प्रचलित इनके उदाहरण अभी बहुत ही कम इक्के दुक्के उदाहरण आपको मिलते हैं, जो मैंने आपको लिखवाए। पूर्वम बुद्ध है, भूतपूर्व है, और वागर्ता व्यूह है, वागर्ता उपयुव है, वागर्ता व्यूह है। अव्ययभाव समास में हमने देखा कि अव्ययभाव समास में नामचिकता पड़ रहा है कि जहां पर अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद या तो उत्तर आता है या फिर अव्यय होता है। अन्य उदाहरण हमने देखे। तत्पुरुष समास हमने देखा। तत्पुरुष समास में बताया गया कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष और उपमाओं का प्रयोग होता है, और दूसरा होता है उसमें संज्ञा पूर्व में आने पर द्विगु समास हो जाता है। बहुब्री समास को हमने देखा, चौथा भेद, उसमें बताया गया एक अन्य पद प्रधान बहुब्री समास। वहां पर अन्य पद प्रधान होता है, जैसे दशानन देखा, पीताम्बर देखा, हमने त्रिनयनम देखा, वो सारे बहुब्री समास में आएंगे। और जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, उभय पद प्रधान, वो द्वंद्व समास होगा।